एक इथिल ग्रुप प्रेजेंट है C2H5, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Hydrogen, ठीक है। नाउ इफ वी कैन लुक दिस structure into the mirror image, into the mirror, then its mirror image look like that. Okay, तो यहाँ पर ये 2-fluorobutyl प्रेजेंट है। इस 2-fluorobutyl की अगर मिरर इमेज हम देखेंगे तो मिरर इमेज में यहाँ पर जो एटम का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज होगा। बेसिकली मिथिल ग्रुप और इथिल ग्रुप जैसे कि वैसे ही रहेंगे कार्बन एटम पर, लाइकवाइज यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5, बट Cl और हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पर मिरर इमेज में चेंज होगी। ये क्या है, यहाँ पर मिरर प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर मिरर इमेज देखेंगे तो यहाँ पर Cl प्रेजेंट है और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर Cl की जो अरेंजमेंट है इन दैट फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, और यहाँ पर जो पोजीशन है वो पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। जस्ट बिकॉज ऑफ वी कैन शो देयर मिरर इमेजेस। ओके, तो मिरर इमेजेस में दोनों भी क्लोरीन एटम की जो मेन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो पोजीशन चेंज हो चुकी है मतलब क्या कि अगर ये कंपाउंड हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन की जगह पर रखा तो यहाँ पर एक कंपाउंड इस तरह से शो होगा। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में दिखेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर ये दोनों भी, इसमें जो ये कार्बन एटम सेकंड वाला कार्बन एटम है वो कार्बन एटम है क्योंकि चारों में बॉन्ड अलग अलग एटम और ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोनों भी मिरर इमेजेस जो प्रेजेंट है, दिस मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। इन दोनों भी मिरर इमेजेस को क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमर्स? मीन्स यहाँ पर आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होगा, द कंपाउंड व्हिच हैविंग अ सिमिलर molecular formula but different structural formula, then this compound is called as, or then this process is called as the isomerism। और हमें यहाँ पर क्या स्टडी करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाय यूजिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या, अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से पास करेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा लीवो रोटेटरी होगा वहाँ पर। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जो कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, द कंपाउंड विच हैज टेंडेंसी टू रोटेट द पीपीएल टुवर्ड clockwise or the anti-clockwise direction, then this property is called as the optical activity। तो हम यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2-fluorobutyl। So 2-fluorobutyl में अगर हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो एक कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो दूसरा कंपाउंड लीवोरोटेटरी है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन दैट बोथ द इमेजेस। यहाँ पर पोजीशन एक राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में होने की वजह से हम इसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसको लीवोरोटेटरी कंसीडर करेंगे। बट उस एटम की पोजीशन कौन से साइड में है इसके ऊपर से हम यहाँ पर डेक्स्ट्रो और लीवोरोटेटरी कंसीडर नहीं करेंगे। ये डिपेंड करेगा लोवेस्ट प्रायोरिटी एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पर डिपेंड करेगा, या फिर लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम, लोवेस्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी एटम। तो यहाँ पर लोवेस्ट और हाईएस्ट प्रायोरिटी के बेसिस पर हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कौन सा है और लीवो रोटेटरी कंपाउंड कौन सा है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब क्या, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HPG और यहाँ पर LPG। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें ये लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इस फर्स्ट एग्जांपल में देखो, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मतलब ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो, तो उसकी प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो उसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी। उसके बाद
बाद जिसका कम रहेगा उसकी सेकंड प्रायोरिटी, उसके बाद जो रहेगा वो थर्ड प्रायोरिटी शो करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो रोटेशन है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोवेस्ट प्रायोरिटी तक जाएगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोवेस्ट प्रायोरिटी तक जब हम मूव करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसका डायरेक्शन हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लियो रोटेटरी है। तो यहाँ पर देखो सीरियल का एटॉमिक नंबर होता है 70, ओके। हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, राइट, एटॉमिक नंबर। अब बचे ये दोनों मॉलिक्यूल। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में पहले पोजीशन पर यहाँ पर और यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, मतलब दोनों के एटम सिमिलर है तो एटॉमिक नंबर भी सिमिलर है। इसका दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से सैटिस्फाइड है, तो इसका दूसरा बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो भी हाइड्रोजन से सैटिस्फाइड है, ओके। इसका तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से सैटिस्फाइड है, चौथा भी बॉन्ड हाइड्रोजन से सैटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ पर इसका दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से होगा लेकिन तीसरा बॉन्ड कार्बन से सैटिस्फाइड, मतलब CH2 और यहाँ पर ये कार्बन CH3। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इस कार्बन पर तीसरे नंबर पर कौन प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा या फिर इस कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा? ऑब्वियसली कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा। अगर यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो सीएल, मतलब इन दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी? इस ग्रुप की रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर 17 होने की वजह से ये फर्स्ट प्रायोरिटी लेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर ये सेकंड प्रायोरिटी लेगा। उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड प्रायोरिटी लेगा और ये जो एटम है वो फोर्थ प्रायोरिटी लेगा। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 हुआ। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन सिमिलर है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन सिमिलर है। थर्ड वाला एटम इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर कार्बन है, तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 6 होगा। तो 1 और 6 में से फर्स्ट पहली प्रायोरिटी किसे रहेगी? इस मॉलिक्यूल को रहेगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आएगा, उसके बाद ये लास्ट आएगा। अब देखो यहाँ पर ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये फोर्थ पर, ये थर्ड पर, ओके। तो हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोवेस्ट प्रायोरिटी तक जाना है और लाइट उसी डायरेक्शन में, वही से कि हमें लाइट का डायरेक्शन समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट सेकंड फोर्थ आया है, हम इसे इस तरह से घुमा नहीं सकते, हमें इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 के बाद 3 आएगा, मतलब ये पहले आएगा, और 3 के बाद ये 4 आएगा। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन है लाइट का, पीपीआर को मूव करने का जो डायरेक्शन है वो किसके बेसिस पर डिपेंड कर, किसके बेसिस पर शो हो रहा है? हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन प्रेजेंट है वो डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो कंपाउंड लियो रोटेटरी रहेगा या डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा? ऑब्वियसली ये कौन सा रहेगा? लियो रोटेटरी कंपाउंड रहेगा, ओके। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये इसके अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब इसका डायरेक्शन इस मैनर में रहेगा, ओके। इसका डायरेक्शन अगर इस मैनर में है तो ये कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है इसका मतलब ये कौन से टाइप का कंपाउंड है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ओके। और इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्यों ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे? क्योंकि दोनों का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये भी 2-फ्लोरोब्यूटेन है, ये भी 2-फ्लोरोब्यूटेन है, बट इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट है। सॉरी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिमिलर है बट देयर इज द फ्यू डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या? द कंपाउंड विच हैविंग द सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम, then this process is called as the optical isomerism। तो यहाँ पर देखो सीरियल और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
डिफरेंस है. तो दिस अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज द स्पेशल अरेंजमेंट. ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी? द कंपाउंड विच हैविंग द सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंस इन देयर special arrangement of the atom, then this process is called as optical isomerism and this compound is called as the optical isomers. Okay, now these optical isomers are non-superimposable mirror images. What is it called as? Non-superimposable mirror images. Now what is meant by non-superimposable mirror images? अब इसका मतलब क्या? So look at here. अगर हम ये ओरिजिनल कंपाउंड है और ये इसका मिरर इमेज, ओके, अगर इस मिरर इमेज को उठाकर हमने इस ओरिजिनल कंपाउंड पर ओवरलैप किया, तो ओवरलैप करने के बाद कैन ऑल एटम्स एग्जैक्टली मैच विथ वन अनदर? हो सकते? मैच नहीं हो सकता. ओके, क्योंकि अगर हम इस कंपाउंड को उठाकर यहाँ पर डालेंगे तो Cl H पर ओवरलैप होगा और यहाँ पर H Cl पर ओवरलैप होगा. मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग के बाद एटम एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहे. एंड व्हेन these mirror images or when the atoms of two mirror images does not match with each other exactly, then these mirror images are called as the non-superimposable mirror images. Okay, and these non-superimposable mirror images are also called as the enantiomers. इसे क्या बोलेंगे हम? Enantiomers. Now what is meant by enantiomers? The optical isomers which having all physical properties are similar. ओके, यहाँ पर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी. ओनली द डिफरेंस इन देयर डायरेक्शन. डायरेक्शन क्यों? क्योंकि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट दोनों का भी नाम क्या है? 2-फ्लोरोब्यूटेन. तो दोनों का भी नाम अगर 2-फ्लोरोब्यूटेन है तो दोनों की ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, boiling point, density as well as their polarity all are same, only the difference in their direction. Then that type of the optical isomers are called as the enantiomers. Now what is meant by enantiomers? It is the optical isomerism which having similar physical properties but difference in their direction of plane polarized light. Then it is called as the enantiomers and it is also called as the stereoisomers. Optical isomers are also called as the stereoisomers because it having a similar molecular formula but similar molecular formula as well as similar structural formula but different in their arrangement, spatial arrangement of the atom. Due to that it is also called as the stereoisomers. And now the last one topic of that optical isomerism is that racemic mixture. What is meant by racemic mixture? It is the mixture in which, or we can say that it is the mixture of equimolar mixture of the dextro and levo rotatory compound. When combined together or when mixed together, it cancel their rotation due to the external compensation. Then that type of the mixture is called as the racemic mixture. क्या है racemic mixture? मतलब it is the mixture of, it is the equimolar
It is the equimolar mixture of dextro and leo rotatory compound when mixed together they cancel each other due to external compensation and make the compound is optically inactive. This optically inactive compound is called as racemic mixture. अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, इक्विपोलर मिक्सचर। इसका इक्विपोलर मिक्सचर मतलब दोनों भी जो मिक्सचर मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स करना। यहाँ पर दो कंपाउंड को मिक्स किया जा रहा है, उनकी क्वांटिटी इक्वल है मतलब सिमिलर है। और वो कंपाउंड कौन से, डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी कंपाउंड का इक्वल अगर कंपाउंड इक्वल क्वांटिटी लेकर अगर हम उसको मिक्स करेंगे, देन व्हेन दिस मिक्स टुगेदर दे कैंसल ईच अदर। वो दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। अब कैंसिल करेंगे मतलब क्या, फॉर एग्जांपल जैसे 2-chlorometane, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल मतलब अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी अगर कंसीडर करें, ओके, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी जैसे हमने अभी रिसेंट स्टडी किया है, एज वेल एज लियो रोटेटरी कौन सा है यहाँ पर, Cl CH CH3 और यहाँ पर C2H5, ओके। अगर हम इसको और इसको मिक्स करेंगे, दोनों को भी मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं मतलब क्या, अगर हम फर्स्ट वाला कंपाउंड लेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ओके, C2H5 यहाँ पर पहले कंपाउंड में H इस साइड में, Cl इस साइड में, दोनों को मिक्स करने के बाद दूसरा कंपाउंड भी इस पर मिक्स होगा, विच इज शोन बाय द नेक्स्ट वन कलर, दैट इज सेकंड कार्बन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर Cl होगा और यहाँ पर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5 सिमिलर रहेगा, CH3 और C2H5 सिमिलर रहेगा। लेकिन H यहाँ पर पहले कार्बन पर H लेफ्ट हैंड साइड में है और Cl राइट हैंड साइड में, और दूसरे कार्बन जो रेड से डिनोट किया है हाइड्रोजन इस साइड में और Cl, तो अगर दो अपोजिट में तो H को कैंसिल करेगा, Cl को कैंसिल करेगा, मतलब यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा वो सिर्फ कोड रहेगा यहाँ पर CH3 और C2H5। तो यहाँ पर कार्बन की दोनों की वैलेंसी खाली हो चुकी है और दो वैलेंसी CH3 और C2H5 से ऑक्युपाई हो चुकी है, सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो यहाँ पर ये कार्बन कायरल एटम रहेगा क्या, नहीं। तो कायरल कार्बन एटम अगर नहीं रहेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा क्या, नहीं। तो ये कैसे बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनेगा। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रैसेमिक मिक्सचर। So they cancel each other due to the external compensation and make the compound is optically inactive, and this optically inactive compound is called as racemic mixture, okay। तो यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टडी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, जो पॉइंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर हमें ध्यान रखना। तो फिर से हम उसका रिव्यू देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कायरल कार्बन एटम, ओके। यहाँ पर फर्स्ट वन इज दैट कायरल कार्बन एटम। द एटम carbon atom which satisfy their valency by 4 different
atom or group of atom. Okay, second one term is that chiral molecule. Chiral atom containing molecule is called as chiral molecule. Then next one is plain polarized light. Okay, when ordinary light pass through Nicol prism, then the light emerging out of it in only one plane. Such a beam of light which vibrate in only one direction is called as plain polarized light. Okay, now the fourth one is that optical activity. Okay, so optical activity मतलब क्या है यहाँ पर now? So when plain polarized light pass through certain organic solution, then the plane of PPL vibrate either clockwise or anti-clockwise direction through an certain angle. Is called as optical activity. Look at here. Now the next one definition is that optical isomerism. Okay, what is the meaning of optical isomerism? The compound which having similar molecular formula but different in the spatial arrangement of the atom is called as optical isomerism, and the compound are called as optical isomerism.
the last one is that enantiomers. Okay, what is meant by enantiomers? The optical isomers which having all same physical properties but different in their direction of plane polarized light. Okay, so these are the terms which is used or which give the information about the nucleophilic substitution reaction. So in next class we are studying about the chemical reaction of haloalkane on the basis of nucleophilic substitution reaction. Okay. Okay. Today we are going to study about the chemical reaction of haloalkane or alkyl halide. So today's heading is that chemical reaction of alkyl halide or haloalkane. In last class we study about the optical isomerism which gives the nucleophilic substitution of the alkyl halide. So in that case this alkyl halide gives the nucleophilic substitution reaction to form the new product. Okay, so the first one nucleophilic substitution reaction is that अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा अल्किल हैलाइड. सो द हेडिंग इज दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड. सो द फर्स्ट वन इज दैट दिस अल्किल हैलाइड हैज टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द मेनी reagent which containing the nucleophile in that reagent. So this nucleophilic substitution reaction is occurred by hydrolysis process. First one process in which the nucleophilic substitution is occurred, that is the hydrolysis. Now what is meant by hydrolysis? When positive ion and the OH minus ion break, then this process is called as the hydrolysis process. So water में भी H plus OH minus ion रहेगा तो H और OH में का bond break होगा, as well as NaOH also KOH. These are the nucleophile in which the hydrolysis basically takes place to give the new reaction when it is reacted with the alkyl halide. So the first hydrolysis process is occur with the aqueous NaOH or the aqueous KOH. So the first reaction is that alkyl halide. अब आप यहाँ पर alkyl halide कौन सा भी ले सकते हो. It may be ethyl chloride, it may be ethyl bromide, whatever it is. Okay, so we take it as a ethyl chloride. So when ethyl chloride is reacted with the NaOH, this NaOH is present in the aqueous form, not in the alcoholic form. Okay, so in that case Cl is the negative charge species, that means it is the nucleophile. So nucleophile has tendency to replaced by the another nucleophile. मतलब ये Cl यहाँ से रिमूव होगा लेकिन Cl को कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज. तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा किससे, अदर न्यूक्लियोफाइल से. तो वो जो अदर न्यूक्लियोफाइल है वो अदर न्यूक्लियोफाइल किस में रहेगा, जो हमने यहाँ पर रिएजेंट किया है उस रिएजेंट पे रहेगा. तो यहाँ पर Na जो प्रेजेंट है वो Na मेटल है. Na मेटल होने की वजह से Na पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और Na के बाद यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, तो OH पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा. मतलब यहाँ पर OH माइनस आयन in this nucleophile has tendency to replace this Cl minus ion. मतलब क्या, OH Cl के जगह पर जाएगा और Cl OH के जगह पर जाएगा. तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा C2H5. Cl के जगह पर OH जा रहा है, मतलब यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा प्लस NaOH में OH की जगह पर Cl जाएगा. तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड. और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसका नेम है इथिल अल्कोहल, क्योंकि OH ऐड होने की वजह से OH
with the new functional group, then this compound becomes a alcohol instead of the alkyl halide. तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो कौन सा है, इथिल क्लोराइड, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, इथिल अल्कोहल। अब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्यों, क्योंकि सोडियम और हाइड्रोक्साइड के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज nucleophile replaces the nucleophile from the main substrate to give the product. That's why this process is called as the nucleophilic substitution reaction. Similarly, this ethyl alcohol, ethyl chloride is reacted with the KOH. Again, because in that potassium hydroxide nucleophile is present, due to that this ethyl chloride is reacted with the aqueous of KOH to give, अब यहाँ पर फिर से OH माइनस आयन और Cl माइनस आयन, तो OH Cl की जगह पर जाएगा और Cl OH की जगह पर जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कौन सा रहेगा, C2H5OH प्लस KCl। ये भी सॉल्ट ही है, बट कौन सा सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो कौन सा है, इथिल अल्कोहल। नाउ द थर्ड वन रिएक्शन इज दैट विथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ओके, तो यहाँ पर थर्ड वन रिएक्शन कैरी आउट होगी, C2H5Cl that is the ethyl chloride, it is reacted with the silver hydroxide and this silver hydroxide is prepared from the moist silver oxide। क्यों, क्योंकि जब हम सिल्वर ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट्स लुक लाइक अ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, बट सिल्वर हाइड्रोक्साइड does not exist actually, but it is look like the precipitate is formed at the bottom of the container when this silver oxide is dissolved into the water and it is look like a silver hydroxide. So we can say that this ethyl chloride is reacted with the moist silver oxide, then the reaction is carried out to give the compound which is the product as इथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर भी देखो सिल्वर मेटल प्रेजेंट है और OH माइनस आयन, तो यहाँ पर ये OH माइनस आयन Ag प्लस, तो OH माइनस आयन और Cl माइनस आयन ये Cl की जगह पर जाएगा, सॉरी OH की जगह पर जाएगा और OH Cl की जगह पर जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, C2H5OH प्लस यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो प्रेसिपिटेट रहेगा सिल्वर क्लोराइड का। सो दिस डाउट arrow shows that the precipitate is formed in the solution of the ethyl alcohol in the container. Okay, now the next one reaction which is carried out with the fourth one, that is when ethyl chloride is reacted with the KCl. This KCl is called as the potassium cyanide। इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड। So when this ethyl chloride is reacted with the potassium cyanide, now here where is the nucleophile, तो KCl में पोटेशियम ये जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और Cl जो है ये नेगेटिव चार्ज, साइनाइड Cn। So cyanide में ये जो नेगेटिव चार्ज this is play the role as a nucleophile. So this cyanide has a tendency to replace this chloride ion from the ethyl chloride and give the new product, that is यहाँ पर Cl माइनस आयन और यहाँ पर Cl माइनस आयन, तो C2H5 Cl की जगह पर कौन जाएगा, यहाँ पर साइनाइड जाएगा और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा KCl। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज डिफरेंट विच इज कॉल्ड एज द ethyl cyanide or it is also called as ethyl nitrite, because cyanide is also called as the nitrite. But there is a difference between these two reactions, that is when ethyl chloride is reacted with the KCl and when ethyl chloride is reacted with the silver cyanide. In both the cases cyanide it is the nucleophile, but the attachment of that cyanide on that carbon atom is different in that KCl when we using the KCl and when we using the AgCl. So when
ethyl chloride is reacted with the KCl, then in that case this carbon atom has the negative charge on it, that means it shows the higher electronegativity than the nitrogen atom. So in that case this cyanide is attacked through the carbon atom. ओके, तो यहाँ पर कार्बन एटम के थ्रू अटैक होगा ऑन दैट कार्बन एटम. सो द cyanide is attack on that carbon atom of the main substrate through the carbon atom of the cyanide. Due to that the product is formed here, ethyl cyanide. But when this ethyl chloride is reacted with the AgCl, so in that case nitrogen has negative charge as compared to the carbon. So when the cyanide is attack on that carbon of the ethyl chloride, then the bonding is formed through the nitrogen atom instead of the carbon, and due to that the product is formed here is different than the ethyl cyanide. So the product will be NC, that is C2H5NC. क्यों? क्योंकि silver cyanide, this silver cyanide, it is the weak reagent which is called as the silver cyanide. So it is the weak nucleophile as compared to the KCl, as compared to the potassium cyanide. तो पोटेशियम साइनाइड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर साइनाइड में का कार्बन इथिल क्लोराइड के कार्बन पर अटैक करेगा और इस तरह से कंपाउंड फॉर्म करेगा. लेकिन यहाँ पर इथिल क्लोराइड जब AgCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वीक होने की वजह से, ये जो न्यूक्लियोफाइल है या फिर ये जो रिएजेंट है, ये वीक होने की वजह से साइनाइड का नाइट्रोजन कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ पर N के थ्रू बॉन्डिंग एक्सप्रेस होगी और बॉन्डिंग होने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इथिल साइनाइड से बिल्कुल अलग होगा. तो यहाँ पर इसका जो नेम रहेगा वो रहेगा इथिल आइसोसाइनाइड. So there is the difference between their name due to the or by the attacking of the reagent through the carbon atom, through the nitrogen atom on the carbon of the ethyl chloride. So it gives ethyl cyanide as a main product and it gives ethyl isocyanide as a main product with the formation of the AgCl. So these all are the nucleophilic substitution reaction which is carried out by the hydrolysis process. Why hydrolysis process? Because OH bond breaking हो रही है यहाँ पर, एक मेटल और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में से बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही, तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये सारे कंपाउंड फॉर्म होंगे. साइनाइड मतलब सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड ये दोनों हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं है, बट इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज साइनाइड प्ले द रोल एज द न्यूक्लियोफाइल. सो दिस साइनाइड हैज द टेंडेंसी टू रिप्लेस द क्लोराइड ion from the ethyl chloride to give the compound. Okay, now look at here. The next one, nucleophilic substitution reaction of alkyl halide is occurred by the ammonolysis process. Now ammonolysis means what? Reaction with the ammonia. Okay, so अमोनिया में जब ब्रेकिंग होगी H+ आयन और NH2- आयन में से ब्रेकिंग होगी, मतलब जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा तब यहाँ पर जो प्रोसेस होगी उसको बोलते हैं अमोनोलिसिस. सो इन दैट केस में इथिल क्लोराइड is reacted with the ammonia, aqueous, or we can say that the alcoholic ammonia. Then this ethyl chloride is boiled with the alcoholic ammonia. So in that case NH3 है, तो NH3 है मतलब NH, यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा. एक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, तो ये NH2 जो है वो निगेटिव फॉर्म में जाएगा. सो NH2, यहाँ पर जो NH2 प्रेजेंट है, दिस प्ले द रोल एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू रिप्लेस द Cl- आयन टू फॉर्म द कंपाउंड C2H5 NH2. तो यहाँ से H+ आयन निकल रहा है, तो वो H+ आयन Cl के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे फॉर्म होगा HCl. तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस वन इज कॉल्ड एज द इथिल अमाइड. Okay, so the ammonolysis process is occurred to give the nucleophilic substitution reaction and form the product that is ethyl amine from the ethyl chloride or simply alkyl halide. Now the
नेक्स्ट वन रिएक्शन इज विथ सिल्वर salt of carboxylic acid. Okay, so now what is the formula of the silver salt of carboxylic acid? So main reactant क्या रहेगा हमारा यहाँ पर C2H5Cl. Now this ethyl chloride is reacted with the silver salt of carboxylic acid. हमें पता है carboxylic acid का फॉर्मूला क्या है, H bond C double bond O bond OH. This one is the carboxylic acid. अब carboxylic acid में क्या ऐड हो चुका है यहाँ पर सिल्वर, क्योंकि जब एसिड में हम कोई भी मेटल ऐड करेंगे तो उसका नेचर सॉल्टी बनेगा या फिर हम उसे सॉल्ट करेंगे. तो यहाँ पर दिस सिल्वर मेटल has tendency to replace the position of hydrogen from the carboxylic acid. तो यहाँ पर OH में जो H प्रेजेंट है उस H की जगह पर कौन ऐड होगा, सिल्वर ऐड होगा. तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है by replacing the hydrogen atom by the silver metal, then the resulting compound is called as the silver salt of carboxylic acid. So this silver salt of carboxylic acid is reacted with the ethyl chloride to give the new product. तो यहाँ पर जो main reagent है वो कौन सा है, H C double bond O bond H. This one is called as the silver salt of carboxylic acid. Now when this ethyl chloride is reacted with the silver salt of carboxylic acid, now in that case which nucleophile is present, यहाँ पर देखो C double bond O H प्रेजेंट है, यहाँ पर Cl नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है. तो बेसिकली ऑक्सीजन मतलब नॉन मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा. तो ये मेटल होने की वजह से इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इस रिएजेंट का, उस रिमेनिंग पार्ट पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज. तो ये जो कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल Cl को रिप्लेस करेगा और O के तरफ से बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है, मतलब O की वैलेंसी कम हो रही है. तो यहाँ पर कौन इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन इथिल क्लोराइड के कार्बन पर अटैक करेगा. तो यहाँ पर बॉन्डिंग किस तरह से डेवलप होगी, C2H5 बॉन्ड सबसे पहले आएगा O, क्योंकि O का एक बॉन्ड भी लेस हो चुका है. यहाँ पर फिर C डबल बॉन्ड O H. नाउ दिस वन इज द कंपाउंड और वी कैन से दैट दिस वन इज द ईस्टर कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ये फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का, और ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर का होने की वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस वन इज कॉल्ड एज द ईस्टर. अब इस H की जगह पर आप कोई भी अल्किल ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं. बेसिकली हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे CH3, H की जगह पर CH3 कंसिडर करेंगे और यहाँ पर भी CH3 रहेगा. ओके, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस द प्रोडक्ट हैज नेम इथिल मिथिल ईस्टर. ओके, तो ये ईस्टर कंपाउंड है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ईस्टरिफिकेशन. नाउ द नेक्स्ट वन रिएक्शन इज दैट Williamson synthesis. It is the naming reaction called as the Williamson synthesis, and this Williamson synthesis is occur, or we can say that Williamson synthesis is also called as the etherification reaction. मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट होगा ईथर कंपाउंड एज अ प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पर ईस्टरिफिकेशन मतलब कौन फॉर्म हो रहा है, ईस्टर फॉर्म हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर ईथरिफिकेशन मतलब ईथर फॉर्म होगा. और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन थिंग. सो देयरफॉर द नेम ऑफ दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द विलियमसन सिंथेसिस. तो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज होगा वो रिएजेंट कौन सा होगा, so the reagent which is used here which is called as the sodium alkoxide. Now how this sodium alkoxide is prepared we can study here. Okay, so when alcohol is reacted with the sodium metal, जब अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पर हमें जो मेन रिएजेंट है ये मेन रिएजेंट मिलेगा. तो अब देखो Na मेटल है, मेटल पर, और Na मेटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. मतलब इस पर कितने चार्ज आ सकते हैं, +1 चार्ज आ सकते हैं. तो ये Na प्लस आयन प्लस चार्ज
+1 चार्ज है, तो +1 चार्ज होने की वजह से ये ऐसे एटम को मेन रिएक्टेंट पर से ऐसे एटम को रिप्लेस करेगा जिस पर +1 चार्ज रहेगा। तो ये एटम में मतलब सॉरी इस मेन सबस्ट्रेट में कौन सा एटम है जो +1 चार्ज कैरी करेगा? तो बेसिकली अल्किल ग्रुप, यहाँ पर कार्बन रहेगा, कौन सा भी कार्बन प्रेजेंट हो सकता है। O पर +1 चार्ज कभी नहीं रहता, हमें पता है O पर -2 चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर बचा कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पर ऑलवेज कौन सा चार्ज कैरी होता है? +1। मतलब ये सोडियम में किसे रिप्लेस कर सकता है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर उसकी जगह लेगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा वो रिजल्टिंग कंपाउंड ये रहेगा। सो दिस रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज द सोडियम अल्कोक्साइड। दिस वन इज द अल्कोक्साइड, दिस वन इज द सोडियम। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे सोडियम अल्कोक्साइड। अब अल्कोक्साइड की जगह पर अगर हमने R की जगह पर कोई स्पेसिफिक अल्किल ग्रुप अगर लिया तो यहाँ पर जो कंपाउंड रहेगा वो स्पेसिफिकली उस नाम से डिनोट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इस R की जगह पर हमने यहाँ पर CH3 लिया है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में भी यहाँ पर क्या आएगा? CH3 आएगा। CH3 में कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? मिथिल बोलेंगे, मिथिल या फिर मिथेन। और इस मिथिल ग्रुप के साथ कौन अटैच्ड है? ऑक्सीजन। तो ये अल्कोक्साइड हुआ है, तो मीथेन में से ANE निकाल कर वहाँ पर क्या जोड़ना है? ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो यहाँ पर इसका नाम अल्कोक्साइड की जगह पर क्या होगा? मिथॉक्साइड। सो दिस sodium methoxide, it may be sodium methoxide, it may be sodium peroxide, whatever it is depending on the carbon atom which is attached to that oxygen atom. So this sodium alkoxide when reacted with the alkyl halide, then the ether is formed as a product. So the main reaction of that reduction synthesis is that C2H5 Cl when it is reacted with the sodium alkoxide. So we take it as a methyl alkoxide, sorry sodium methoxide. Then अब देखो यहाँ पर Cl यहाँ पर प्रेजेंट है निगेटिव चार्ज स्पेसिस, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज स्पेसिस कौन सा रहेगा? O और Na के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। Na पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो रिमेनिंग रिएजेंट है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। तो O के थ्रू इस कार्बन पर ऑक्सीजन अटैक करेगा और कंपाउंड फॉर्म होगा यहाँ पर C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा NaCl। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज इथीन मिथिल ईथर। So this process is called as the etherification process, or we can say that the Williamson process. So this is the reaction when the alkyl halide is reacted with the different reagent. It can form the alcoholic compound, it can form the amine, it can form ester compound as well as the ether compound. Now look at here once. Now the next one, nucleophilic substitution reaction is occur by using the metal. That means when alkyl halide is reacted with the metal, then we form the new other types of the product. Okay, so there are two main metals which has tendency to react with the alkyl halide or which has a tendency to replace the halogen atom or introduce between the halogen atom. Then so first one is the silver metal, first one is the magnesium metal and second one is the sodium metal. So when the alkyl halide is reacted with the magnesium metal, so due to the +2 oxidation charge on the magnesium metal, it has a tendency to introduce between the ethyl and between the alkyl and the chloride. तो अल्काइल और क्लोराइड के बीच में जाकर ये वहाँ पर जगह लेगा और वहाँ पर क्लोराइड के साथ एज वेल एज इथिल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, क्योंकि ये S ब्लॉक के 2 ग्रुप में रहने वाला, इट इज बिलोंग टू द second group of the S block element. So it has tendency to show the +2 oxidation state. That means it has tendency to form the 2 bonds with the other atom of an element. Now
Next one is the sodium metal. So when the alkyl halide is reacted with the sodium metal, we know that it is again metal and it has the +1 oxidation state. And due to that +1 oxidation state, it only form one bond with the alkyl group which is present in the alkyl halide. So firstly, this alkyl halide is reacted with the magnesium. Then the resulting compound is called as the Grignard reagent. यहाँ पर जो resulting compound form होगा वो होगा Grignard reagent. So on the basis of that, the first one reaction is called as the formation of Grignard reagent. So in that case, the reaction is occurred with the magnesium metal. So the main reactant is what? Alkyl halide. तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे या फिर यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे C2H5Cl ethyl chloride when it is reacted with the magnesium metal. So we know that and this reaction is carried out in the presence of the dry ether. So magnesium पर +2 चार्ज है, that means ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मतलब ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? 2 बॉन्ड, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. So this magnesium has tendency to introduce between the ethyl group and the chloride ion. So the compound will be C2H5 bond Mg bond Cl. So this compound name is called as the ethyl magnesium chloride, and this ethyl magnesium chloride is called as Grignard reagent. So generally the formula, chemical name of that Grignard reagent is that alkyl magnesium halide. तो यहाँ पर Grignard reagent का नेम क्या होगा? केमिकल नेम alkyl magnesium halide is also called as Grignard reagent. And when this alkyl magnesium halide or the Grignard reagent is formed, when the ethyl chloride is reacted with the magnesium metal in the presence of dry ether, then it forms Grignard reagent as a main product. So this reaction is famous on the basis of the name, that is the Grignard reagent. Okay, and now the second one reaction is called as, it is again a naming reaction which is nothing but the Würtz reaction. So in that Würtz reaction, the main metal which has tendency to react with the alkyl halide is that sodium metal. That means in that case the sodium metal is reacted with the alkyl halide in the presence of dry ether to give the compound, and the reaction is called as the Würtz reaction. So यहाँ पर the definition of that Würtz reaction is that when lower alkyl halide, more than one alkyl halide, when reacted with the sodium metal, because sodium metal it is highly reactive metal as compared to the magnesium, so it required more than 2 alkyl halide. So when one or more than 2 alkyl halide reacted with the sodium metal in the presence of dry ether, it gives the higher alkyl, and this process or the reaction is called as the Würtz reaction. Würtz reaction की definition क्या है? When lower alkyl halide is reacted with sodium metal in the presence of dry ether, it gives higher alkyl. This process is called as Würtz reaction. Okay, अब लोअर alkyl halide मतलब क्या? जिसमें कम से कम alkyl group present हो. तो कम से कम alkyl group रहने वाला जो alkyl halide है वो कौन सा है? methyl chloride है या फिर methyl halide है. So we take it as a CH3Cl plus sodium metal plus CH3Cl.
तो एक से ज़्यादा लोअर अल्किल हैलाइड होना चाहिए। यहाँ पर एक अल्किल हैलाइड ये भी मिथिल क्लोराइड है और ये भी मिथिल क्लोराइड है, और यहाँ पर हमने सोडियम मेटल लिया है। तो देखो यहाँ पर Cl एक है और यहाँ पर भी एक Cl है, तो 2 Cl हो गए। तो सोडियम मेटल कितने होने चाहिए? 2 सोडियम मेटल होने चाहिए, क्योंकि सोडियम पर अगर +1 चार्ज होता है तो Cl पर -1 चार्ज होता है। तो एक Cl के साथ कंबाइन होगा तो दूसरा Cl जो प्रेजेंट है वो भी Na के साथ कंबाइन होगा, मतलब यहाँ पर Na कितने चाहिए हमें? ट्वाइस ऑफ सोडियम मेटल होने चाहिए। सो व्हेन this lower alkyl halide is reacted with the sodium metal in the presence of dry ether। अब देखो यहाँ पर CH3 और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर भी CH3 और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर Cl 2 है, तो ये दोनों भी Cl किसके साथ कंबाइन होंगे? Na के साथ कंबाइन होंगे, मतलब एक Na के साथ एक Cl कंबाइन होगा। तो यहाँ पर Na कितने हैं? 2 और Cl कितने हैं? 2। तो यहाँ पर इंटीजर यूज करो, ट्वाइस ऑफ NaCl, मतलब हमें ट्वाइस ऑफ NaCl यहाँ पर मिलेगी। यहाँ का एक सोडियम मेटल एक Cl के साथ कंबाइन होगा और यहाँ का दूसरा सोडियम मेटल दूसरे Cl के साथ कंबाइन होकर हमें कितने सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मिलेंगे? 2 सोडियम क्लोराइड यहाँ पर मिलेंगे। अब बचा कौन? यहाँ पर CH3 का एक बॉन्ड खाली हो चुका है और यहाँ पर भी CH3 का एक बॉन्ड खाली हो चुका है। एक बॉन्ड मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बॉन्ड खाली होने की वजह से ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर खुद की जो बैलेंसी है वो बैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? CH3 बॉन्ड CH3, दैट इज द हायर अल्किल। हायर अल्किल क्यों? क्योंकि अल्किल हैलाइड में सिर्फ मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन अल्केन में क्या प्रेजेंट है? 2 कार्बन प्रेजेंट है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कौन सा? इथेन, मतलब मिथिल क्लोराइड से जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दिस वन इज कॉल्ड एज द मिथिल क्लोराइड। तो मिथिल क्लोराइड में कितने कार्बन है? सिर्फ एक ही कार्बन है, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो एक कार्बन वाला कंपाउंड और यहाँ पर 2 कार्बन वाले कंपाउंड में ये लोअर कंसीडर होगा तो ये हायर कंसीडर होगा। तो यहाँ पर अल्किल हैलाइड मतलब 2 मिथिल ग्रुप मिलकर एक अल्केन फॉर्म हो रहा है, विच हैज द नेम दैट इज द इथेन। सो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड होगा हायर अल्केन, दैट इज द इथेन। अगर आप यहाँ पर मिथिल क्लोराइड की जगह पर अगर इथिल क्लोराइड है, फॉर एग्जांपल अगर आप C2H5Cl प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस C2H5Cl, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो साइड प्रोडक्ट है वो साइड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? ट्वाइस ऑफ NaCl। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ NaCl फॉर्म होगा और जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर C2H5। तो यहाँ पर C2H5 और C2H5 कंबाइन होंगे। यहाँ पर टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है? टोटल 4 कार्बन प्रेजेंट है और 4 कार्बन के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होगा? ब्यूटेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसकी वजह से यहाँ पर प्रीफिक्स लगेगा N। सो दिस वन कंपाउंड इज द N-ब्यूटेन, मतलब लोअर अल्किल हैलाइड से क्या मिल रहा है हमें? हायर अल्केन मिल रहा है। व्हेन दिस लोअर अल्किल हैलाइड इज रिएक्टेड विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द Wurtz reaction or the Wurtz synthesis. So this one is the next one, reaction of the alkyl halide to give the Grignard reagent as well as the alkane.